हेलो दोस्तों, मैं दिनेश प्रसाद और आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है पाठशाला एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कि आज हमने बोर्ड पे लिखा है भारत का सामान्य परिचय। इससे पहले ज्योग्राफी में हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाया था और उसमें हमने आपको बताया था कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। इसका कारण यह है कि आज के कंपटीशन के दौर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पे, और इंडियन ज्योग्राफी जैसे ख़त्म होगा तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी आपका हो गया था। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसको हम लोग भारत का सामान्य परिचय का नाम दिए हैं, इन सभी इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं इन सभी टॉपिकों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा नाम। ठीक है, तो भारत को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, उनको कितने भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। भारत का विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना है। दूसरा टॉपिक इसी में पढ़ेंगे देशांतर विस्तार, कि देशांतरीय विस्तार भारत का कितना से कितना तक है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ स्थिति, क्षेत्रफल और विस्तार, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक रहेगा भारत की सीमा। भारत की सीमा कहने का अर्थ है कि भारत का जब आप मैप बनाते हैं तो कुछ भाग भारत का स्थल भाग में टच होता है और कुछ भाग जल भाग में टच होता है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कितना किलोमीटर भारत का जो स्थल भाग को टच करता है और कितना किलोमीटर भारत का भाग जो जलीय सीमा को टच करता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा भारत का पड़ोसी देश और उसके साथ विवाद। जो हमारे पड़ोसी देश है उसके साथ किसी न किसी तरह का विवाद हमको देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग पड़ोसी देश के नाम और उनके साथ क्या विवाद है, इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो पहला टॉपिक है नाम। ठीक है, तो अगर जनरली आप लोग से हम अगर क्वेश्चन करें तो भारत को आप कितने नामों से जानते हैं ये बताइए। तो सबके दिमाग में आता है कि भारत का दो नाम जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है इंडिया और भारत। ये नाम तो सब बच्चा जानता है, लेकिन आप कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं तो आपको अन्य लोगों से कुछ अलग जानना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, ये अनपढ़ इंसान भी बता सकता है कि भारत को हम दो नामों से जानते हैं, एक इंडिया और दूसरा भारत। ठीक है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमको इसके अलावा और जो नाम है उनके बारे में भी जानना चाहिए। ठीक है, तो और क्या क्या नाम है, तो चलिए समझते हैं कि भारत को और भी कई नामों से जानते हैं, जिसमें पहला नाम है आर्यव्रत। ठीक है, दूसरा नाम है भारतवर्ष। ठीक है, तीसरा नाम है जम्बूद्वीप। चौथा नाम है नाभिवर्ष। पांचवा नाम है हिंदुस्तान। और लास्ट नाम है तियानजुन। ठीक है, तियानजुन। ठीक है, तो भारत को हम लोग इतने अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे और अगर आप जरा हट के जवाब ना दें तो आप फिर स्टूडेंट कहलाने लायक ही नहीं बचे। ठीक है, तो ये दो नाम तो सबको जानता है, लेकिन ये सब नाम में कुछ नाम
शायद आपको पता हो जैसे हिंदुस्तान, लेकिन अन्य नाम को अगर देखा जाए जैसे आर्यव्रत, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, नाभिवर्ष, तियांजू, तो ये सभी नाम हर स्टूडेंट को पता नहीं होगा। लेकिन आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो भरोसा कीजिए कि हम आपको वो सारा फैक्ट पढ़ाएंगे जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि टोटल भारत का कितना नाम हो गया। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 नाम। इस 8 नाम को हम लोग 2 तरीके से बांट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से कैसे कैसे बांटेंगे। तो ये 2 जो नाम है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इसको हम लोग बोलते हैं औपचारिक नाम। औपचारिक नाम, ठीक है। और दूसरा जो है इसे हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक नाम। इंग्लिश में बात करें तो इसको ऑफिशियल और इसको अनऑफिशियल। ठीक है, कितने भागों में बांटा नाम को? 2 भागों में। पहला भाग कौन सा है? ऑफिशियल, जिसको औपचारिक नाम बोलते हैं। दूसरा है अनऑफिशियल नेम, जिसको हम लोग हिंदी में अनौपचारिक नाम कहते हैं। अब ये 2 भागों में तो हमने बांट दिया, औपचारिक और अनौपचारिक में, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट क्या है? इन दोनों में क्या डिफरेंट है? आखिर हमने औपचारिक और अनौपचारिक में बांटा तो कहीं ना कहीं कोई तो डिफरेंट होगा, तभी तो हमने इसे बांटा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि औपचारिक नाम का डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो औपचारिक नाम का डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि ऐसे किताब में यह नाम उल्लेख हो जिससे कि पूरा देश हमारे बारे में जानता हो। औपचारिक नाम का हमने डेफिनेशन क्या दिया? तो जो नाम जो औपचारिक के अंतर्गत है वो नाम ऐसे किताब में उल्लेख होना चाहिए जिससे पूरा देश उस नाम से परिचित रखता हो। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि ऐसा किताब, तो वो किताब कौन सा है? तो वो किताब है हमारा संविधान। संविधान ऐसा पुस्तक है जिसमें भारत का जो नाम लिखा गया है उससे पूरा देश हम लोग को जानता है। तो संविधान में भारत का नाम कहाँ पे उल्लेख है? तो संविधान में भारत का नाम आर्टिकल 1 में वर्णन है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा जाता है? इंडिया यानी भारत। जैसे ही आर्टिकल 1 अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा रहता है? इंडिया यानी भारत। तो 2 नाम तो हमको यहीं दिख गया, कौन कौन सा? एक इंडिया और दूसरा भारत। ये 2 नाम जो है वो कहाँ पे लिखा गया है? तो सबसे महत्वपूर्ण किताब जिससे हमारा पूरा देश का कानून व्यवस्था चलता है। और ये चीज के बारे में जो नाम संविधान में लिखा गया है, यही नाम से पूरा देश हम लोगों को जानता है। इसलिए इसे औपचारिक नाम के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब हमने बता दिया कि संविधान में ये 2 औपचारिक नाम लिखा गया है, इंडिया यानी भारत। तो यहाँ से कितने औपचारिक नाम निकले? 2, इंडिया और भारत। ये 2 नाम तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये 2 नाम किसने दिया, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंडिया का नाम
इंडिया कैसे पड़ा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इतिहास का भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया का जो नाम है वो इतिहास से थोड़ा सा रिलेट रखता है। वो कैसे, तो जरा इतिहास को याद कीजिए और ध्यान दीजिए कि जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करने के लिए भारत के पश्चिमी दिशा से जब भारत में प्रवेश कर रहा था, तो भारत के पश्चिमी दिशा में एक नदी मिलती थी जिसको हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये नदी कहाँ पाया जाता था, भारत के पश्चिमी दिशा में। ठीक है, जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करने आ रहा था, तो जब ये नदी मिला तो इस नदी को उन्होंने एक नाम दिया जिसका नाम था इंडस। ठीक है, और यही इंडस से हमारा नाम धीरे धीरे क्या हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, तो इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया, तो सिकंदर के द्वारा। और सिकंदर कहाँ का व्यक्ति था, तो यूनान का। तो इंडिया का नाम किसके द्वारा दिया गया, तो यूनान के द्वारा दिया गया। तो समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण नदी में सिंधु नदी का एक भूमिका हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही सिंधु नदी को जब सिकंदर पार कर रहा था तो उसने इस नदी का नाम क्या रखा, इंडस रिवर रखा। और यही इंडस रिवर धीरे धीरे एक नया नाम प्रचलित किया जिसका नाम क्या रखाया, इंडिया। ठीक है, यही इंडस नदी से हमारा नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, तो इंडिया का नाम किसके द्वारा इंडिया रखा गया, तो यूनानियों के द्वारा रखा, क्योंकि यही इंडस नदी से हमारी पहचान होती थी। ठीक है, अब बात करते हैं भारत। भारत का नाम भारत ये कैसे पड़ा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो भारत का नाम भारत पढ़ने के पीछे बहुत सारा कारण बताया जाता है, जो इतिहास में आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि वैदिक सभ्यता का जब अध्ययन करते हैं तो एक कबीला था जिसका नाम था भरत। ठीक है, वैदिक सभ्यता में एक कबीला था जिसका नाम था भरत, और भरत का राजा कौन था, सुदास। ठीक है, कौन था, सुदास। तो सुदास जो था वह भरत कबीले का राजा था, और सुदास के समय काल में एक युद्ध होता है जिसको हम लोग दशराग युद्ध के नाम से जानते हैं। और सुदास इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है, जिस वजह से यह कहा जाता है कि इसी जन के नाम से या इसी कबीले के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। लेकिन ये कहना उतना उचित नहीं, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि भारत का नाम भारत पढ़ने के पीछे कई सारी कहानियाँ बताई जाती है, लेकिन उसमें से सबसे मुख्य कारण यह रहता है कि उस समय एक राजा था जिसका नाम था राजा दुष्यंत, जिसका पुत्र था भरत। इसी के नाम से, इसके पुत्र के नाम से ही भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है, आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई होगी, भारत का नाम ऐसे भारत पड़ा वैसे पड़ा, लेकिन मुख्य कारण क्या है कि एक राजा था जिसका नाम दुष्यंत था, उसका पुत्र था भरत, उसी के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो ये था
अनऑफिशियल नाम इंडिया और भारत के पीछे का कहानी कि जो ऑफिशियल नाम के अंतर्गत जो दो नाम लेते हैं हम लोग, इंडिया और भारत, तो इसका नाम इस सभी कारण की वजह से इन नामों से इनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये था ऑफिशियल नाम के पीछे का कहानी। अब हम लोग बात करते हैं अनऑफिशियल के बारे में कि अनऑफिशियल नाम जिसको हम लोग आर्यव्रत, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप इत्यादि नामों से जानते हैं, तो उसके पीछे क्या क्या कारण है और इसका वर्णन हमको कहाँ कहाँ मिलता है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑफिशियल का बात हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं अनऑफिशियल का कि अनौपचारिक नाम क्या क्या है भारत के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्यव्रत और भारतवर्ष ये दो नाम का वर्णन हमको वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? वेद। ठीक है, आर्यव्रत और भारतवर्ष का नाम कहाँ मिलता है? तो वेद में मिलता है। ठीक है, आखिर भारत को आर्यव्रत क्यों कहा जाता है? भारत को आर्यव्रत क्यों कहा जाता था? तो कहानी इसके पीछे का ये है कि वैदिक सभ्यता का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आर्यों के द्वारा किया गया था। तो आर्य वहाँ पे निवास करते थे, इसलिए इस जगह को आर्यव्रत के नाम से भी जानते थे। तो आर्य कहाँ निवास करते थे? तो भारत के उत्तर, पूर्वी और पश्चिमी भाग में उनका विस्तार देखने को मिलता है। किसका? आर्यों का। जब आप इतिहास का वीडियो या इतिहास को आप समझेंगे और वैदिक सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भारत में आर्यों का जब आगमन हुआ और उनका विस्तार अफगानिस्तान से लेकर के बिहार तक और दक्षिण भाग में विंध्य पर्वत तक उनका विस्तार हमको देखने को मिलता है। तो इतने बड़े क्षेत्र में आर्य लोग निवास करते थे, इसलिए लोगों ने उन्हें एक अलग नाम से पुकारा जिसका नाम था आर्यव्रत। ठीक है, तो आर्यव्रत और भारतवर्ष ये दो नाम कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये दो नाम हमें वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, बात करें जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप जो है ये किसका नाम है? तो ये जो है वो पूरे ये भारत का नाम नहीं है केवल, ये भारत का नाम नहीं है केवल, ये नाम पूरा एशिया महाद्वीप का है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का है। तो पूरा एशिया महाद्वीप का नाम है, तो भाई हमने भारत में क्यों पढ़ा है? तो इसके पीछे भी कारण है कि जब आप मत्स्य पुराण पढ़ेंगे तो मत्स्य पुराण में टोटल लिखा गया है कि उस समय हमारे पास 7 द्वीप थे। ठीक है, इतने 7 द्वीप, महाद्वीप नहीं, 7 द्वीप थे। ठीक है, जिसमें सभी द्वीपों को अलग अलग नामों से जानते थे। ठीक है, और ये नाम आपको मत्स्य पुराण में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन देखने को मिलेगा। जैसे कुछ कुछ नाम आपको हम बता देते हैं। जैसे अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका को उस समय अलग नाम से जाना जाता था, जिसको हम लोग बोलते हैं पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप। ठीक है, अगर दक्षिणी अमेरिका की हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका को लक्षद्वीप कहा जाता है। तो ये जो हमने नाम बताया, ये सब नाम कहाँ पे वर्णन है? मत्स्य पुराण में। तो जरा सोच के देखिए कि आज हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं, उतने पुराने समय में हमारा साहित्य जो था इतना आगे था कि उस समय ही इन सभी
जगहों को एक अलग नाम से जानते थे। उसी तरह एशिया भी एक द्वीप था जो जिसमें आज हम लोग एशिया महाद्वीप जो देखते हैं वो काफ़ी बड़ा है। उसी एशिया महाद्वीप को उस समय मत्स्य पुराण में क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप कहा जाता था। ठीक है, उसी समय मत्स्य पुराण में उत्तरी अमेरिका को पुष्कर द्वीप कहा जाता था, दक्षिणी अमेरिका को प्लक्ष द्वीप कहा जाता था, और भी बहुत नाम है, हमें याद नहीं है, लेकिन आपको बस इससे याद रखना है कि जम्बो द्वीप जो है वो केवल भारत का नाम नहीं था। उस समय एशिया को द्वीप माना जाता था और एशिया काफ़ी बड़ा क्षेत्र कवर करता था, जिसके कारण भारत एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता था? जम्बो द्वीप के नाम से जाना। ठीक है, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या भारत का नाम जम्बो द्वीप था, तो आप उसको आसानी से क्लियर भाषा में बताइएगा कि भारत का नाम जम्बो द्वीप नहीं था। उस समय एशिया एक बड़ा क्षेत्र कवर करता था, जिसके कारण पूरे एशिया को जम्बो द्वीप के नाम से जानते थे। तो इसका वर्णन कहाँ है? तो इसका वर्णन हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। होता है कि बहुत ऐसा, जब आप किसी स्टूडेंट को आप समझाते हैं तो कोई तेज बनने के लिए आपसे बहुत तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप साथ साथ में अगर इस चीज़ को बताते हैं कि जम्बो द्वीप तो अभी ना कहा जाता है भारत को, उस समय अगर देखेगा तो भारत को नहीं एशिया को जम्बो द्वीप कहा जाता था। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम ये भी देखो कि उत्तरी अमेरिका को उसका पुष्कर द्वीप कहा जाता था, दक्षिणी अमेरिका को प्लक्ष द्वीप कहा जाता था, फिर क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को पुष्य कहा जाता था। तो इन सभी नामों से उस समय जाना जाता था। तो जो अगला इंसान सुनेगा वो बोलेगा अरे हाँ सही बोल रहा है, इसके पास नॉलेज है। ठीक है, तो हम इतना इसलिए आपको समझा रहे हैं ताकि अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे तो आप उसके क्वेश्चन के साथ 3 उत्तर तैयार रखें, ताकि उसको लगे कि नहीं कहीं पढ़ा है बंदा। ठीक है, तो जम्बो द्वीप इसके बारे में कहा जाता था, तो पूरे एशिया के बारे में कहा जाता था। ठीक है, नाभि वर्ष का बात करें तो इसका कोई हमने कहीं पढ़ा नहीं है, एक्चुअली नाम हमने देखा तो हमने लिख दिया, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब अगर जानकारी मिलता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, बात करते हैं हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था? अरबी के द्वारा दिया गया। अरबियों के द्वारा ही हिंदुस्तान बोला जाता। ठीक है, तियानजू। तियानजू आपको सुन के ही लग रहा होगा यह नाम चाइनीज नाम है, तो जी हाँ, ये नाम चीन के द्वारा दिया गया। तियानजू जो भारत का ही एक नाम है, अनौपचारिक नाम है, और इस नाम से कौन से लोग हमको पुकारते थे? तो चाइनीज लोग हमको, चीन के लोग हमें तियानजू के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये था हमारा अनऑफिशियल नाम, अनौपचारिक नाम भारत के, जिसको हमने आज कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा टॉपिक पे, जिसमें हम लोग विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्त हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं विस्तार के बारे में। विस्तार में आप 2 टॉपिक देख रहे हैं, अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको अक्षांश के बारे में समझना पड़ेगा कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अक्षांश को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कहीं भागिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
तो अक्षांश क्या है? क्या पृथ्वी पे ये वास्तविक रूप में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? तो अक्षांश क्या है? एक रेखा है, और यह रेखा वास्तविक में पृथ्वी पर है या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो रेखा है वो वास्तविक रूप से नहीं है, इसको अध्ययन के लिए काल्पनिक रूप से माना गया है। ठीक है, अध्ययन के लिए, इसको आसान बनाने के लिए, पृथ्वी को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए इस पर एक रेखा खींचा गया है, जिसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार देशांतर रेखा भी पृथ्वी पर खींचा गया है, जो क्या है? काल्पनिक, कल्पना करके खींचा गया, ये वास्तविक में नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि अक्षांश क्या है? एक रेखा है जो पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है, कल्पना किया गया। इसके लिए अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी को आसान शब्दों में समझने के लिए यह रेखा खींचा गया। अब हमने आपको बताया कि अक्षांश रेखा जो काल्पनिक रेखा है, अगर इसका डेफिनेशन की हम बात करें तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं? ठीक है, खैर छोड़िए, डेफिनेशन की बात नहीं करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि अक्षांश रेखा तो हमने बता दिया कि अक्षांश रेखा जो है वो काल्पनिक रेखा है। तो यह खींचा कैसे जाता है? पृथ्वी पर कैसे खींचा जाता है कल्पना के तौर पर? जब हम लोग कल्पना करते हैं तो अक्षांश रेखा कैसे खींचते हैं? तो मान के चलिए कि ये हमारा पृथ्वी है और हमें इसमें अक्षांश रेखा खींचना है, तो हम लोग को इधर से किधर खींचना पड़ेगा? पूरब से पश्चिम। ठीक है, और दोनों साइड खींचना है, किधर किधर? ऊपर भी, ऊपर ये हुआ हमारा अक्षांश रेखा। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि कोई एक रेखा तो ऐसा होगा जो पूरे गोले को दो बराबर भागों में बांट देता हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि हमने क्या पूछा आपसे, इसमें कोई एक रेखा होगा जो पूरे गोले को या सर्कल को दो बराबर भागों में बांट देता हो। तो जरा ध्यान दीजिए, यह जो रेखा है वो आई होप कि इस सर्कल को दो बराबर भागों में बांट देता है। और जब ये पूरे सर्कल को दो बराबर भागों में बांटता है तो इससे दो दिशा निकल के आता है। कौन कौन सा? एक उत्तर दिशा और एक दक्षिण दिशा, जिसको अगर हम लोग भूगोल की भाषा में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, जब बीच में जो रेखा खींचा गया, जो पूरे सर्कल को दो भागों में बांटा, तो उससे क्या पता चला कि पूरा सर्कल दो भाग में बट गया, दो गोलार्ध में बट गया। एक कौन सा गोलार्ध कहलाया? उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा कौन सा गोलार्ध कहलाया? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब गोलार्ध आपको समझ में नहीं आ रहा तो चलिए इसको समझा देते हैं कि गोलार्ध का मतलब क्या होता है। तो गोलार्ध का मतलब होता है, अगर जो शब्द आपको समझ में ना आए उस शब्द को आप संधि विच्छेद कर दीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गोलार्ध अगर समझ में नहीं आ रहा है तो गोलार्ध का संधि विच्छेद कीजिए, तो गोला जो अर्ध, तो गोला अर्ध मतलब आधा, तो आधा गोला। तो आधा गोला जब ये बना तो कौन कौन सा दिशा बना? एक उत्तरी गोलार्ध बना, एक दक्षिणी गोलार्ध बना।
ठीक है। और जो रेखा पृथ्वी को या सर्कल को दो बराबर भागों में बांटता है, जो काल्पनिक रेखा हम लोग कह रहे हैं, इस रेखा को हम लोग बहुत से नामों से जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन कौन से नाम से जानते हैं, इस चीज को समझेंगे। तो इसको हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग महान वृत्त भी बोलते हैं। इस रेखा को जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटता है, उस रेखा को हम लोग कौन कौन सी रेखा कहते हैं? तो विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, महान वृत्त बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये 3 नाम तो आपको हर जगह मिलेगा, ये नाम आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रेखा को महान वृत्त क्यों बोला जाता है, पहले इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो अगर आप चित्र सही से देख पा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, इन दोनों की अगर लंबाई की हम बात करें तो ये रेखा का लंबाई इस रेखा से ज्यादा होगा, या फिर अगर हम सबकी तुलना करें तो ये रेखा से इसकी लंबाई ज्यादा होगी, ये रेखा से इसकी लंबाई ज्यादा होगी। मतलब जो महान वृत्त से नीचे आते जाएगा या जो बीच वाले रेखा से नीचे आते जाएगा, उसकी लंबाई क्या होती जाएगी? कम होते जाएगी। तो सबसे बड़ा रेखा कौन बना? तो ये जो रेखा है ये सबसे बड़ा रेखा बना, जो पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरती है और जो दो बराबर भागों में पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। उसी रेखा को हम लोग महान वृत्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आपके सवाल में, आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि हम यहाँ पे रेखा बोल रहे हैं और इसको हम लोग वृत्त बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या फंडा है? तो जरा ध्यान दीजिए कि मान के चलिए कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल के चारों साइड अगर हमको एक रेखा बनाना है तो ये रेखा, जाहिर सी बात है कि सर्कल गोल बनेगा, गोल बनेगा, क्योंकि हम आपको एक साइड का पिक्चर दिखा रहे, दूसरा साइड का तो हम नहीं बना सकते क्योंकि हमको 3D पेंटिंग नहीं आता, ठीक है। और ना ही मेरे पास ग्लोब है जिससे कि हम आपको समझा सकते हैं। तो आपको जरा ध्यान में रखना है कि ये पूरा शेप जो है वो गोल है और एक रेखा है जो बीचों बीच चारों ओर घूमती है पृथ्वी का, जिसको हम लोग विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा या महान वृत्त के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस रेखा की लंबाई सबसे अधिक होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अभी तक हमने आपको अक्षांश का डेफिनेशन नहीं बताया, सिर्फ आपको समझाया कि अक्षांश रेखा कैसे होता है और जो बीच वाली जो रेखा है उसका क्या नाम है और इसका किन किन नामों से इसको हम लोग जानते हैं, इस चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है अभी तक। इसमें आप लोग को याद रखने वाला क्या चीज़ है कि जो मध्य से होकर के गुजरती है उसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको 0 डिग्री रेखा कहते हैं, इसको महान वृत्त कहते हैं। जो रेखा बीच से गुजर गई और दो बराबर भाग में बट गया तो ऊपर वाला भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको याद अभी रखना है फिलहाल के लिए। आगे हम लोग जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे तो आपको हम अक्षांश के बारे में पूरा एकदम डिटेल वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग यही टॉपिक से स्टार्ट करेंगे,
जिससे कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कोशिश करेंगे कि फिर से हम आपको अच्छे तरीके से समझा सके, लेकिन आप क्लास मत मिस कीजिएगा, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपका मिस हो गया तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन छूटने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग आप ही लोग के लिए मेहनत करते हैं। आपको कुछ नया चीज़ बनाने के लिए हम लोग भी पढ़ाई करते हैं और आ करके हम लोग यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें और हम लोग आगे बढ़ें। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको और डिटेल वाइज अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।